हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स का आज हमारा थर्ड पीरियड है। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ वाटर। मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले देखते हैं कि वाटर के रिसोर्सेज क्या क्या धरती पे। देखिए, वाटर के रिसोर्सेज आप सब जानते हैं। वाटर का रिसोर्स पॉन्ड है, लेक है, वेल है, ट्यूबवेल है, रिवर है, ओशन है, ये सारे अंडरग्राउंड वाटर है, ये सारे जो चेक डैम है, ये सारे जो है वाटर के रिसोर्सेस हैं धरती पे। और सबसे ज्यादा मात्रा पानी का कहां पर है? ओशन में, समुद्र में। हमारे धरती का अबाउट 75% एरिया को समुद्र ने घेर रखा है। उसमें पानी है, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, वो पानी हमारे काम का नहीं है। जो काम का पानी वो 25% एरिया पे ही अवेलेबल है, उसी को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिट पानी का या अच्छे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हमारे देश में गर्मियों के दिनों में पानी की बहुत किल्लत होने लगती है। पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों में औरतें दूर दूर से जाकर के 5-5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर दूर से पानी पीने का लाती है। और रेगिस्तानी इलाके में बाड़मेर वगैरह की तरफ बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं बच्चों पानी की। हमारे एमपी में भी जगह जगह बहुत प्रॉब्लम है। और महाराष्ट्र में भी लातूर वगैरह लिए हुए ये सब एरिया जो है बहुत पानी की किल्लतें गर्मियों में झेलते हैं। अब बात आती है ये कि सोर्सेस ऑफ वाटर के बाद यूजेज ऑफ वाटर, ये भी आप जानते हैं। पानी का यूज कहाँ होता है? पानी का जो मेन यूज आप सभी कहोगे सर, वॉशिंग में, बाथिंग में, ड्रिंकिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिकल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम, फैक्ट्रीज, इन सब में होता है। इरिगेशन सब में होता है। और लेकिन आपको साथ में ये भी बताना है, पानी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन में होता है। आपके बॉडी के ब्लड को पानी चाहिए। पानी नहीं है तो जान नहीं है। ब्लड में फ्लूइडिटी बनेगी नहीं, पानी नहीं है तो ब्लड फ्लो नहीं होगा। किडनी नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्टर नहीं करेगी। ऐसे ही पौधों के अंदर पानी की बहुत जरूरत है। जड़ें सॉइल से उन्हीं न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती हैं जो पानी में सॉल्युबल है, पानी में डिजॉल्व होते हैं, तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में से रूट में चले आते हैं। और पानी अगर प्लांट के बॉडी में है तो इवेपोरेट होगा तो अंदर उसके झाइलम में सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे नीचे का पानी अपलिफ्ट होकर के ऊपर जाएगा। ये भी पानी का रोल है प्लांट के बॉडी में। पानी का यूज जितना बताएं उतना ही कम है। बिना पानी कुछ भी एक कदम भी हम लोग चल नहीं सकते बच्चों। हमारे देश में नदियां इतनी हैं, लेकिन आज के तारीख में उन नदियों का पानी सही नहीं है। सबसे अच्छी गंगा नदी को मानते थे। गंगा नदी गंगोत्री से निकली है हरिद्वार में, और वहां से निकल करके सीधा जो है उत्तराखंड से होते हुए यूपी में आती है। पूरे यूपी के बड़े बड़े शहर कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, उधर गाजीपुर होते हुए, बलिया होते हुए वहां घुसती है अपने बिहार में। बिहार में भी पटना होते हुए सीधा वो बंगाल में जाती है। बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जाकर के जो है बे ऑफ बंगाल में समुद्र में मिल जाती है। लेकिन बच्चों, जब गंगा नदी निकलती है जहां से, बहुत ही अच्छा पानी मानते हैं गंगा का। लेकिन बड़े बड़े शहरों में इतना ज्यादा उसके अंदर गंदगी मिलावट हो जाती है, आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। जैसे कानपुर जैसे इलाहाबाद है, इस पूरे शहर का गंदा पानी बाथरूम का एक समय था कि सारा पानी एक छोटी नदी का रूप लेकर के गंगा नदी में मिलता था। अब आप सोचो, बड़े बड़े शहरों के इतने जब पानी मिलता था, तो वही गंगा नदी बनारस, सैदपुर, गाजीपुर या उधर पटना पहुंचते पहुंचते इतनी गंदी हो जाती थी, उसका पानी पीने लायक नहीं रहता था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गंगा एक्शन प्लान 1985 में स्टार्ट किया,
उसके लिए करोड़ों का बजट अलॉट किया, लेकिन आपको ताजुब होगा जान करके कि सरकार ने भी हाथ ऊपर कर दिए, गंगा साफ नहीं हुई। गवर्नमेंट ने कहा जब तक पब्लिक नहीं चाहेगी, पब्लिक अपनी इच्छा से जो है गंदगी करना ना बंद करेगी, तब तक गंगा नदी साफ नहीं हो सकती। बच्चों, सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है गंगा में कानपुर शहर का होता है, उसके बाद इलाहाबाद, फिर बनारस, फिर पटना। सबसे ज्यादा गंदगी करने वाला शहर उसमें कौन है? कानपुर है। गंगा नदी का पानी या कोई भी पानी फिट है या अनफिट है, कैसे हम पता करेंगे? फिट वाटर को हम क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर। यहां से अब ऐसा लिखें आप, पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए फिट है उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए फिट है उसको हम क्या कहेंगे? पोर्टेबल वाटर। लेकिन बच्चों, एक बार क्वेश्चन था एग्जाम में, सपोज अ वाटर इज लुकिंग फिट, लुकिंग वेरी क्लियर, ट्रांसपेरेंट, वेदर इट इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो अपन लिख सकते हैं नो। वाटर फिट होने के लिए कितनी कंडीशन है? 4 शर्तें हैं। ठीक, फिट वाटर के लिए पता करने के लिए इन चारों कंडीशन से पास होना पड़े। टू फाइंड वेदर अ वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग और नॉट, वी विल चेक फॉलोइंग 4 आइटम्स। वी विल चेक फॉलोइंग 4 items. Number 1, presence of coliform bacteria। पानी के अंदर ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं, इनका अमाउंट पर 100 ml जो हम लोग चेक करेंगे, अगर उनके नंबर बहुत ज्यादा है तो पानी पीने के लिए फिट नहीं है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया गंदगी से पैदा होते हैं। दूसरा, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उस पानी में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है उन चीज को भी चेक करेंगे। उसमें पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी सफिशिएंट होना चाहिए, तो ही वो पानी पीने के लिए फिट है, अदरवाइज वो नहीं है। और तीसरा, टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस। टोटल डिजॉल्व साल्ट भी लिख सकते हैं, कितने उसमें डिजॉल्व साल्ट हैं उसकी मात्रा भी एक लिमिट में होना चाहिए। कहते हैं टीडीएस 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 120 से और 80 के बीच में होना चाहिए। और फोर्थ जो है पीएच, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये एसिड बेस साल्ट में आप पढ़ चुके हैं, तो पीएच कितना होना चाहिए? पीएच मस्ट बी 7 पीएच है तो वाटर पीने के लिए फिट है, और 7 से कम या ज्यादा है, कम है तो एसिडिक है, ज्यादा है तो बेसिक है, तो दोनों ही पानी पीने के लिए फिट नहीं है। तो इन 4 चीजों को चेक करेंगे। वी विल चेक फॉलोइंग 4 आइटम्स। प्रेजेंस ऑफ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, इसके अमाउंट कम होना चाहिए। बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी भी मात्रा एक लिमिट में होना चाहिए। टीडीएस, टोटल डिजॉल्व साल्ट 120, कितना होना चाहिए? 120। और टोटल डिजॉल्व साल्ट भी जो है 1500 से 400 mg पर लीटर होना चाहिए। कितना? 1500 टू 4000 mg पर लीटर।
1 लीटर पानी में इतना होता है, इसके बीच में रेंज है किसकी, बीओडी की, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। और टीडीएस कितना होना चाहिए 120, पीएच कितना होना चाहिए 7। ठीक है, अगर ये चीजें अगर पानी में फिट हैं, सही मात्रा में है, तो पानी पीने के लिए फिट है। अदरवाइज वो पानी अनफिट है, भले वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, साफ आंखों को दिखता है, लेकिन वो सही पानी नहीं है। बच्चों, अब इसके बाद में बात आ रही है एक डैम की। बड़े डैम की बात कर रहा हूं मैं, छोटे डैम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। डैम में हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं। डैम बनाने के जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 3 डिसएडवांटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डीमेरिट ऑफ डैम। डैम के 3 डीमेरिट बताने हैं आपको। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में ये भी आता है बार बार। डीमेरिट ऑफ डैम। डैम जो बनते हैं, आपको पता है डैम बनाए जाते हैं, सरकार बनाती है बड़े बड़े डैम, उससे बिजली बनाती है और वहीं से पानी भी सप्लाई सिंचाई के लिए दिया जाता है। तो डैम बनाने के डीमेरिट्स, नुकसान क्या है, हम उसकी बात करते हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नंबर 1 है इसमें सोशल प्रॉब्लम। ये आता है बच्चों 3 मार्क्स का, तो आप हेडिंग डाल के ही लिखना है इसको। सोशल प्रॉब्लम, पीपल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम देयर लोकेलिटी। उनकी जो पुरानी लोकेलिटी है, उनकी जो रहने की जगह है, वहां से लोगों को जो है इधर उधर जो है डिस्प्लेस कर दिया जाता है। पीपल हैव टू डिस्प्लेस्ड। ये सोशल प्रॉब्लम है। वो अपने पूरे सोसाइटी को खो देते हैं। कोई किस दिशा में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, वहां से लोगों को गांव का गांव खाली करा लिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। पीपल हैव टू डिस्प्लेस्ड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, दो तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम बता रहा हूं। एक तो ह्यूज अमाउंट यानी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड। डैम बनाने में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगता है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसकी है, लोगों की है। एक और प्रॉब्लम है, people also face economic problem. और थर्ड, environmental problem. इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ये है बच्चों कि बहुत से फ्लोरा और फौना, जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, जो पानी में नहीं रहते हैं, वो बेचारे उसमें डूब जाते हैं और मर जाते हैं। टेरेस्ट्रियल फ्लोरा एंड फौना सबमर्ज्ड इन वाटर, पानी में डूब जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो बच्चों, ये 3 तरह की प्रॉब्लम होती है डैम की। एक और डैम की बात करूंगा, चेक डैम की, उसकी थोड़ी देर में बात करते हैं। अब बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके अंदर बात करेंगे हम लोग।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया बारिश के पानी को कलेक्ट करना, हार्वेस्ट करना। फसलों को काट करके खलिहान में इकट्ठा करने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। यहाँ पानी को हार्वेस्टिंग करना यानी बारिश के पानी को दूर दूर से कलेक्ट करके ला करके एक जगह इकट्ठा करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग rain water is called rain water harvesting. Process of collecting rain water is called rain water harvesting. बारिश के पानी को इकट्ठा करने की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसके लिए बच्चों अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं और जो कि बारिश के पानी को कलेक्शन करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल बताऊं मैं आपको। हिमाचल प्रदेश में कहते हैं कुल्ला, ये आता है एग्जाम, पूछा जाता है एग्जाम्पल, स्टेट और स्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश कुछ लिख देता हूं मैं मेन हिमाचल प्रदेश में कुल्ला, राजस्थान में खत्री, खदिन, टैंक, नदी, खत्री, नदी, टैंक, ये सब नाम दिया जाता है। महाराष्ट्र में बंदराज, मध्य प्रदेश में बंदिश, एमपी, बंद बनाना, यूपी में भी बंदिश कहते हैं, एमपी एंड यूपी दोनों में बंदिश। बिहार में अहर, अहर एंड कुल, पाइंस भी कहते हैं। केरल में सुरंगम, और कर्नाटक में कट्टस। ये जो लोकल पीपल नाम देते हैं, कुल मिलाकर के ये तालाब ही है वो एक तरह से, या झील है एक तरह से, लेकिन नाम अलग अलग नाम से उनको जानते हैं। ठीक है, तलैया, चलो तलैया में चलते हैं, इस तरह से। पोखर, कई जगह पोखर भी कहते हैं। ये कुछ जो है डिजाइनिंग हो गई जो कि जो है बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव में बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो इस समय गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लागू कर रही है, उसको चेक डैम का नाम दिया गया है। चेक डैम क्या, उसको समझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चेक डैम, डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन द स्मॉल साइज रिवर और इन लो लाइंग एरिया विद द हेल्प ऑफ मड, मिट्टी से बनाया हुआ, उसकी दीवारें मिट्टी की बनी होती है। डैम, स्मॉल साइज डैम लिखा,
dam constructed on a small river and low-lying area with the help of mud. Is called check dam. जैसे मान लो कोई इलाका ऐसा है जहां इधर ऊंचा इधर खाला है तो सारा पानी बह करके इधर नदियों में चला जाता है। तो आजकल मनरेगा के तहत जो है यहाँ क्या कर रहे हैं, मोटी दीवार मिट्टी की बनवा दे रहे हैं, लोगों को मजदूरी भी बन जा रही है, दीवारें बन जा रही है, तो सारा बारिश का पानी आकर के यहाँ इकट्ठा होता है। इसको बोलते हैं चेक डैम। या छोटा मोटा नाला हो, छोटी नदी हो, जैसे अपने ये नीमच है, नीमच के चारों तरफ छोटी नदी चलती है, इसमें जगह जगह मिट्टी से दीवारें बना दी गई हैं, तो बारिश का पानी आता है उनमें भर जाता है। इधर संजीवनी कॉलोनी के पास भरा हुआ है पानी, स्टेशन के पास भरा हुआ है, सीआरपीएफ कैंप में भरा हुआ है। तो ये छोटे 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 डैम बन गए हैं, इसके बड़े फायदे हैं बच्चों। चेक डैम के एडवांटेज क्या है? देखो, बिजली बनाने के काम में नहीं आता है पानी, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? एडवांटेज, वेजिटेशन मतलब हरियाली, इंक्रीजेज in that area. Well and tubewell get recharged. कुएं और ये जो है रिचार्ज हो जाते हैं, इनमें पानी भरा रहता है क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। जहां भी चेक डैम बन जाएगा आसपास का जो एरिया है वहां का कुआं भरा हुआ रहेगा। ठीक, वाटर इज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। ये इसके एडवांटेज है बच्चों चेक डैम के। ठीक है, बस अंतर ये है कि ये पानी जो है सिंचाई के काम में आएगा, अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, हरियाली बढ़ेगी उस एरिया में। बस ये बिजली बनाने के काम में नहीं आता है, क्योंकि बिजली बनाने के लिए बड़े डैम चाहिए जहां से कि हाइट कम से कम मिनिमम 10 मीटर की हाइट से पानी तेजी से गिरता हो तो बिजली बनती है, तो टरबाइन प्रॉपरली रोटेट होती है। अब एक बात और आती है बच्चों, वाटर शेड मैनेजमेंट। ये भी एक डिफाइन आती है, वाटर शेड मैनेजमेंट। बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसका आंसर कुछ भी लिखते रहते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट का, वाटर का मतलब पानी, शेड माने गिर जाना। जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई पर हैं, वहां के जो पानी है एकदम से शेड ऑफ होते हैं। शेड ऑफ मतलब ऊपर से नीचे गिरते हैं। जब तेजी से बारिश आती है, आप टीवी में देखो, उत्तराखंड में दिखाता है पानी पहाड़ों पर से गिर रहा है, तो पहाड़ टूट टूट के गिरते हैं। पहले उनकी मिट्टी खुदाती जाती है, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे मकान भी गिर जाते हैं। तो बोला जो ऊंचाई पर हाइट पर पानी है, बारिश का आ रहा है, उसका मैनेजमेंट करना। ठीक, पहले डिफाइन लिख लो, फिर मैं बताता हूं। वेरी हाई एरिया वाटर शेड मैनेजमेंट। Very high area from where rainwater run off. Very high area from where rainwater
रन ऑफ, वहां से तेजी से गिरता है बारिश का पानी टू लो लाइंग एरिया, नीचे के एरिया में, लाइंग एरिया। इन दिस एरिया ट्रीज आर ग्रोन। अब जहां ऐसा होता है तो ये क्या करते हैं, इट काजेज सॉइल इरोजन, इट काजेज सॉइल इरोजन। अब इससे बचने के लिए क्या करना है, पेड़ लगाने हैं वहां पे, पेड़ की जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। इन दिस एरिया ट्रीज आर ग्रोन फॉर, इन दिस एरिया trees are grown for retention, retention है रोकना, retaining रेन वाटर, उनकी जड़ों को पकड़ करके पानी जमीन के अंदर धंस जाएगा। एंड प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल इरोजन, मिट्टी भी बह करके नहीं जाएगी। प्रोटेक्शन सॉइल फ्रॉम इरोजन करो। ये वही सही है, प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल इरोजन, एक ही मीनिंग है, सॉइल इरोजन को रोकना। अगर हम लोग जो पानी अब ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है उसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा देंगे तो पेड़ की जड़ों को पकड़ करके पानी जमीन में वहां धंस जाएगा, एकदम बह करके नीचे नहीं आएगा। दूसरा, मिट्टी भी बह करके नहीं आएगी क्योंकि जड़ें मिट्टी को पकड़ करके रखेंगी। ये फायदा बच्चों इसका। अब इसके बाद में आ रहा है एडवांटेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 2 मार्क्स का एग्जाम में कई बार आपके पूछा गया है। जो जमीन के अंदर का पानी है उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या एडवांटेज है बच्चों। इसका मेन एडवांटेज है ये वाटर पोल्यूशन से फ्री होता है, इट इज फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। कोई पोल्यूशन इस पानी में नहीं होगा, जमीन के अंदर रहते पूरा। और दूसरा, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए ये फिट है क्योंकि इसको साफ सुथरा पानी मानते हैं। कुआं खोद करके, ट्यूबवेल लगा करके इस पानी का हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है, मॉस्किटो डू नॉट डेवलप, इस पानी में मॉस्किटो डेवलप नहीं हो सकते। फोर्थ, increase vegetation in that area, उस एरिया में हरियाली को बढ़ाता है। in that area, recharge well and tubewell, उस एरिया में जो पानी है, कुएं हैं, ट्यूबवेल है, वो इस पानी से रिचार्ज हो जाते हैं। बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट बात आ रही है हम लोगों की अब, वो ये है कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के तरीके क्या है, क्योंकि ये भी पोल्यूशन ज्यादा करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल
मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। वेस्ट क्या है? हमारे घरों में दो तरह के वेस्ट डेवलप होते हैं, जनरेट होते ही होते हैं। पहले घरों के सारे जो वेस्ट निकल रहे हैं उनको दो क्लास में बांटो। डिवाइड वेस्ट इन टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे जो जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज करके खाद बना दे वो बायोडिग्रेडेबल, और जिनको बैक्टीरिया डिकम्पोज न कर पाए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो फर्स्ट क्या है? वेस्ट आर, पहले तो ये लिखो, wastes are generated from home, office, school and factories। इन जगहों से जो है वेस्ट डेवलप होता ही रहता है, जनरेट होता ही रहता है, यानी गार्बेज। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम, कैसे कर दो, वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम होम, ऑफिस, स्कूल एंड फैक्ट्रीज आर कॉल्ड गार्बेज। अब गार्बेज का क्या करना है? गार्बेज को डिवाइड कर दो दो भागों में। नंबर 2, डिवाइड गार्बेज इन 2 पार्ट, बायोडिग्रेडेबल और नंबर 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल से मतलब है जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर दें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको बैक्टीरिया डिकम्पोज न करें। इसमें जैसे प्लास्टिक, मेटल, सिंथेटिक रबर, ग्लास, कांच, ये सारे वेस्ट कैसे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में वेजिटेबल की, सब्जियों के छिलके, पेपर, क्लोथ्स एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, मतलब प्लांट और एनिमल से निकला हुआ हर मटेरियल बायोडिग्रेडेबल है। प्लांट और एनिमल के बॉडी से निकला हुआ हर मटेरियल क्या है? बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा सारी चीजें क्या हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो बायोडिग्रेडेबल है उसको तो आप डिस्पोज करने के लिए क्या करो? कंपोस्ट बना लो। अगर आपका किचन गार्डन है या गांव के रहने वाले हैं तो खेत में खड्डा खोद दो, इन कचरों को उसमें डालते जाओ। शहर में रहते हो, छोटा भी गार्डन अगर है वहां एक खड्डा खोद लो, इन कचरे को उसमें डालो। जैसे वो खड्डा भर जाएगा 1 हफ्ते में, 15 दिन में, तो उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर बिछा दो, उसमें पानी भर दो। आफ्टर 40 to 60 days इट विल डिकम्पोज कंप्लीटली एंड बिकम द मैन्योर, खाद बन जाएगा ये। फिर आप अपने खेतों में, गार्डन में पौधों को इस खाद को दे सकते हो। तो सबसे बेस्ट वे है डिस्पोज आप करने का कि जो बायोडिग्रेडेबल है इनसे क्या बना लो? कंपोस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इनको सेंड कर दो कहां? फैक्ट्री को, फॉर रीसाइकल। और जो रीयूज कर सकते हो उनको रीयूज कर दो। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होना चाहिए? सेंड फैक्ट्री फॉर रीसाइकल। रीसाइकल करने के लिए इसको फैक्ट्रीज को भेज दीजिए, या फिर रीयूज, अगर वो काम में आने वाले हैं तो दोबारा उनको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो रीयूज करना, रिसाइकल करना ज्यादा बेस्ट है दोनों। और बायोडिग्रेडेबल को क्या करेंगे?
is used for making compost. खाद बना लीजिए, यानी मैन्योर। कैसे बनाएंगे? नंबर 1, dig a pit, fill this pit with garbage. Third, cover with soil. After and fill water, पानी भर दीजिए. After 60 days it decomposes and becomes मैन्योर, खाद बन जाएगा। इस खाद को हम कंपोस्ट कहेंगे और इस मेथड को हम कहेंगे बच्चों बायोडिग्रेडेबल गार्बेज इज यूज्ड फॉर मेकिंग कंपोस्ट। डिग अ पिट, एक खड्डा खोद दें, फिल दिस पिट विथ गार्बेज, खड्डे को भर दें, और कवर विथ सॉइल एंड फिल वाटर, मिट्टी से कवर कर दें और पानी भर दें। आफ्टर 60 डेज इट डिकम्पोजेज एंड बिकम्स मैन्योर, और खेतों में यूज कर लें। सबसे बेस्ट तरीका है। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल बता दिया मैंने, री यूज कर लो या रिसाइकल करने के लिए कबाड़ी वाले को बेच दो। इसके अलावा जितने भी मेथड हैं सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं। ठीक है, कई लोग इकट्ठा करके उसको जलाते हैं, नगर पालिका वाले भी इकट्ठा करके जलाते हैं, उसको इंसिनरेशन कहते हैं, तो मेथड बेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ लोग जैसे पेपर है, पेपर का यूज करते हैं पेपर कप बनाने में, जिसके अंदर चाय पी रहे हैं, वो बेस्ट है। कचरा निकले ही नहीं, उसके लिए चाय पीने के लिए आप कुल्हड़ का यूज करें, मिट्टी के बर्तन का, ठीक, तो ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। बच्चों, ये हमारा टॉपिक भी खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होता है। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।